धारामापी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखिए, धारामापी को ही इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के संसूचन, किसी सर्किट में धारा है कि नहीं, धारा का पता लगाने में अथवा लघु धारा के मापन में किया जाता है। इससे इसकी सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है गैल्वेनोमीटर की, इसलिए इससे बहुत अधिक धारा को माप नहीं सकते हैं। इससे बहुत स्मॉल करंट की मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं, धारा मापी गैल्वेनोमीटर, ये दो तरह का होता है। एक होता है चल कुंडल धारामापी, चल कुंडल धारा मापी, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडल धारामापी। एक होता है चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारा मापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। एक में क्वाइल डिफ्लेक्ट होता है और एक जो होता है उसमें जो है मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, गैल्वेनोमीटर के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है क्वाइल, या इसी को कहते हैं आर्मेचर, और एक पार्ट होता है इसमें मैग्नेट। तो क्वाइल और मैग्नेट इसके दो पार्ट हैं। जिसमें क्वाइल मूव करता है उसको बोलते हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, और जिसमें मैग्नेट मूव करता है उसको बोलते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। अब ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। ये एक होता है सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर। एक होता है पिवोटेड गैल्वेनोमीटर। हम लोगों को मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। इसको बोलते हैं निलंबित कुंडल धारामापी, निलंबित सस्पेंडेड क्वाइल कर दीजिए, सस्पेंडेड क्वाइल, निलंबित कुंडल धारामापी। इसको बोलते हैं किलकित पिवोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। इसको बोलते हैं किलकित कुंडल धारामापी, किलकित कुंडल धारा मापी। हम लोगों को पढ़ना है चल कुंडल धारा मापी। ये दोनों के बनावट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। ये सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें क्वाइल को सस्पेंड कर दिया जाता है और फास्फरवान की जो पत्ती होती है उससे इसको जोड़ दिया जाता है। इसमें एक पॉइंटेड एक एरो होता है जिससे डिफेक्ट होने पर मालूम हो जाता है इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर।
चल कुंडल धारामापी हमें पढ़ना है। देखिए इसके बारे में बताने के लिए चल कुंडल धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका सिद्धांत पढ़ लीजिए। किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कोई धारावाही कुंडली है, अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर लटका हुआ है तो इस पर क्या लगता है, टार्क लगता है, इसे घुमाता है और घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत लाने का प्रयास करता है। अब इसकी रचना में क्या क्या होती है देखिए, इसमें दो अवतलाकार काटा गया है, अवतलाकार शक्तिशाली मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। इसके बीच में एक लोहे का, नर्म लोहे का एक क्रोड होता है और नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर एल्यूमिनियम की एक फ्रेम होती है और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार को ऐसे जो है लपेट दिया जाता है। ठीक वही चीज यहाँ लिखना है। अब एक अवतलाकार चुंबक क्यों लेते हैं, ये इस तरह का अवतलाकार चुंबक क्यों लेते हैं, बीच में बेलन के आकार का हो जाता है, इसलिए लेते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वह रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो, त्रिज चुंबकीय क्षेत्र हो। और त्रिज चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसका एरिया वेक्टर जो होगा उनके बीच का एंगल हमेशा, चाहे वो कहीं भी घूम जाए, हमेशा कै डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कल बताया भी था कि अगर हमारे पास ऐसे जो है मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट है, इस तरह का टॉप व्यू देखेंगे इसका, और ये क्या होता है, बेलनाकार, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगी, एन से एस की हो, लेकिन एरिया वेक्टर जो होगा वो कहीं भी घूमेगा कॉइल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा जो है 90 डिग्री होगा। याद रखिए कि रेडियल मैग्नेटिक अगर फील्ड है तो उसका एरिया वेक्टर, उस कुंडली का एरिया वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल, चाहे वो कॉइल किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, हमेशा कै डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसीलिए अवतलाकार जो है क्या करते हैं, ये मैग्नेट लेते हैं। चल कुंडली धारामापी त्रिज चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाली अनेक फेरों वाली कुंडली है। चल कुंडल धारामापी त्रिज चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाली अनेक फेरों वाली कुंडली है। इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे का एक बेलनाकार टुकड़ा रखा जाता है जिसे क्रोड कहते हैं। कुंडली रखा जाता है, नर्म लोहे का बेलनाकार टुकड़ा रखा जाता है। कुंडली तांबे के पतले तारों को, कुंडली तांबे के पतले तारों को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। इस एल्यूमिनियम जो दिखाई दे रहा है आपका, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, ऐसे समझिए कि जो है व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है और रेड से दिखाया गया है या तांबा का पतला पतला तार है, इसके ऊपर लपेट करके बनाई जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए। यह कुंडली अस्थाई अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकी होती है। ये जो कुंडली है ये अस्थाई जो चुंबक है, अवतलाकार चुंबक, इन्हीं के बीच में इससे क्या होती है, लटकी रहती है। अब इसकी कार्यविधि वर्किंग देखिए क्या होता है। अब ये जो कुंडली है, मान लेते हैं, माना कुंडली में फेरों की संख्या, यानी ऐसे इसमें जो फेरों की संख्या है उसको मान लेते हैं कैपिटल, तांबे के पतले पतले तार होते हैं और कुंडली के ऊपर ऐसे 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 लपेटी गई होती है, तो फेरों की संख्या मान लेते हैं n है। और कुंडली जो बेलनाकार होती है तो बेलन के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाला जो सर्किल है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। कुंडली चुंबकीय ध्रुवों के बीच, चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक समान त्रिज चुंबकीय क्षेत्र B में लटकी हुई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकी हुई है। इधर से ऐसे लाइन निकलेगी, इधर क्या होगी, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र B में लटकी हुई है। जब गैल्वेनोमीटर को, एक पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर, इसको क्या करते हैं, एक धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं और सामने देखिए जो है एक कांच का, कांच लगा होता है जिसको हम रिफ्लेक्शन देख लेते हैं उससे। जब गैल्वेनोमीटर को किसी परिपथ में जोड़ते हैं
तो परिपथ से गुजरने वाली धारा, ऐसे करंट आ रही है, गुजरने वाली धारा इस तरह से अगर करंट आ रही है, ऐसे गुजरने वाली धारा कुंडली से भी होकर गुजरती है। अगर एक तार, ऐसे कई तार लटके हुए हैं ऐसे, तो ऐसे मान लीजिए होकर के ऐसे गुजर रही है, ऐसे करंट आई, ऐसे होकर के ऐसे ऐसे इसमें गुजर रही है परिपथ से होकर। जब गैल्वेनोमीटर को किसी परिपथ से में जोड़ते हैं तो परिपथ से गुजरने वाली धारा कुंडली से भी होकर गुजरती है। तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। जब इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा तो आपको बताया गया इस पर क्या लगेगा, ये ऐसे, तो ऐसे जो है क्या करेगी कॉइल, क्या होगा ऐसे रोटेट होगा, ऐसे घूमेगा। जब घूमेगा तो फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती का मतलब होता है यह एक एलॉय है, मेटलिक एलॉय है, कई धातुओं को मिला के बनाया जाता है, मेटल इसका नाम रखा गया है। और एक फास्फर ब्रांच की पत्ती के ऊपर इस पर एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण ऐसे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, फेविकोल से या किसी चीज से इसको पेस्ट कर देते हैं। इसलिए कि जब ये घूमेगा ऐसे और ये यहाँ पर फिक्स होता है, मरोड़ टोपी होती है, फिक्स होता है ये ऊपर की तरफ, जब ये कॉइल ऐसे घूमेगा तो इस पत्ती में ऐंठन होगा, ये पत्ती के साथ है। और जब ये घूमेगा कॉइल ऐसे, पहले कॉइल ऐसे था और करंट आएगी तो ऐसे घुमा, तो ये पत्ती क्या होगी, नीचे से घूमेगी, ऊपर फिक्स है, इसमें ऐंठन उत्पन्न होगा और ये जो मिरर है ये डिफ्लेक्ट होगा। मिरर जब डिफ्लेक्ट होता है तो मिरर के डिफ्लेक्ट होने से हम माप लेते हैं कि इसकी जो है इसमें कितना करंट है या करंट का डायरेक्शन किधर है, इसको ऐसे माप लेते हैं। अब कैसे मापते हैं, इस पर जो है बल आघूर्ण कितना लगता है, टाउ बराबर बताया गया है, या आई ए बी साइन थीटा। और एक चीज और देखिए आप यहाँ पे समझ लीजिए पहले, अगर कोई एक फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है ऊपर तो बिल्कुल समझिए फिक्स है, ऐसे बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती है, और यहाँ पर हमारा जो है कॉइल है। अब जो कॉइल ये घूमेगा तो इस पर टार्क लगेगा और टार्क होगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। एन क्या है, फेरों की संख्या, आई इसमें बहने वाली करंट, ए क्या है जो हमारी कुंडली है उसका एरिया, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है एरिया वेक्टर, कुंडली के तल का लंबवत एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है एंगल है। जब यह घूमता है तो इसमें ऐंठन उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। इस पर एक आघूर्ण लगता है, इस पर इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टार्क बोलते हैं, इसको डिफ्लेक्शन बल आघूर्ण है। इस पर तो पत्ती जब ऐसे ऐंठती है, ये आपका जो है कॉइल, तो पत्ती ऐंठ गई ऐसे, समझिए ऐसे ऐसे ऐंठ गई और छोड़ेंगे तो अपनी जगह पे आ गई। तो इसका मतलब इस पर भी क्या लग रहा है, टार्क लग रहा है, इसको रिस्टोरिंग टार्क बोलते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण बोलते हैं। और प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो होता है वह सी फाई के बराबर होता है। फाई का मतलब होता है कितना एंगल घुमा, कितना एंगल घुमा, और यह भी टार्क होता है T इक्वल टू सी फाई। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जब बराबर हो जाते हैं तो कुंडली का घूमना क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसे घूम रही है और ये अपोज कर रहा है, संतुलन की अवस्था में टाउ बराबर क्या होगा, सी फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है 90 डिग्री। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। यदि कुंडली से गुजरने वाली धारा आई है तो कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण, अगर हमने इसमें करंट आई फ्लो किया तो करंट आई ऐसे होकर के इसमें ऐसे ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो इस पर कितना टार्क लगेगा, कार्य करने वाली इस टार्क को बोलते हैं, कार्यरत बल आघूर्ण को बोलते हैं डिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन टार्क होता है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर बताया गया है आपको फार्मूला, एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है एंगल है। और ये हमारा जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, त्रिज चुंबकीय क्षेत्र है। ये आप लिख दे रहे हैं, त्रिज कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक
फील्ड रेडियल मैग्नेटिक पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, ये टाउ बराबर एन आई ए बी। इसको कर दे रहे हैं हम समीकरण नंबर 1। जब कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, जो ही कुंडली ऐसे थी इस तरह से, अब जो ही अब घूमना प्रारंभ करती है ऐसे, तो इससे जुड़ी फास्फर ब्रांच की पत्ती में, इस पत्ती में ऐंठन आने लगती है और उसमें प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टार्क बोलते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली को पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करता है। कुंडली हमारी ऐसे थी, ऐसे घूम रही थी, तो ये जो है फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठ जाएगा, इसको चाहेगा कि इसकी पूर्व पोजीशन पे लाए जहां वह था, पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अतः यह बल युग्म बल आघूर्ण टाउ एन आई ए बी को संतुलित कर देता है और कुंडली रुक जाती है। कुंडली रुकने का मतलब ये हुआ, जहां डिफ्लेक्ट हो गई है, जितना करंट आता है उस हिसाब से उतना डिफ्लेक्ट हो गई, वहीं पर क्या होगी, रुक जाएगी। और रुक जाएगी तो उतना ही जो है हमारा मिरर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और जितना मिरर डिफ्लेक्ट होगा उतना जो है हम रीडिंग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कैसे रीडिंग को पढ़ते हैं उसको हम बता रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। माना संतुलन की स्थिति में फास्फर ब्रांच की पत्ती भाई कोण से ऐंठन हो जाती है। माना संतुलन की स्थिति में फास्फर ब्रांच की पत्ती भाई कोण से ऐंठन हो जाती है। कहने का मतलब ये है, हमारा जो ये कॉइल ऐसे कुंडली ऐसे घूमती है, तो इसमें जो ऐंठन होता है इस तरह से, ऐंठन ऊपर तो फिक्स है, नीचे वाला ऐसे घुमाया इसको तो 5 डिग्री से ऐंठ जाती है। तब प्रत्यानयन बल युग्म रिस्टोरिंग टार्क लगता है। इस पर टार्क जो लगेगा वह होगा टाउ बराबर C5। ये ऐंठन में लगता है, ये C5। तो जहाँ C क्या है, निलंबन पत्ती का मरोड़ दृढ़ता, टॉर्सनल रिजिडिटी है, मरोड़ दृढ़ता है। अतः संतुलन की स्थिति में इसको घुमाने वाला कौन है, एन आई ए बी। इसको अपोजिट में घुमाने वाला कौन है, C5। दोनों बराबर हो जाएंगे तो लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में C5 इज इक्वल टू एन आई ए बी। इसको कर सकते हैं समीकरण नंबर 2। लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, या इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C अपॉन I इक्वल टू C अपॉन एन ए बी, ब्रैकेट में कर दीजिए और यहां पर कर दे रहे हैं I, जहां कैपिटल A इज इक्वल टू C अपॉन एन ए बी, कैपिटल A इक्वल टू C अपॉन एन ए बी एक नियतांक है। नियतांक है, इस नियतांक का क्या नाम है, देख लीजिए। I इक्वल टू C अपॉन एन ए बी फाई, या I इक्वल टू K फाई, जहाँ K बराबर C बाई एन ए बी एक दिए गए गैल्वेनोमीटर का नियतांक है, जिसे धारा परिवर्तन
गुणांक, करेंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। अर्थात I इज प्रोपोर्शनल टू फाई, जब k एक निर्धांक है, क्या कहते हैं, हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए C, N, A, B कांस्टेंट होता है, यानी k कांस्टेंट होता है। और जब डिफ्लेक्ट होता है तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ ये मिरर बताता है, मिरर तो जिसमें समतल दर्पण लगा हुआ है, जब यह घूमता है कॉइल तो ये मिरर भी घूमता है, कई डिग्री घुमा, कितना ऐंठन हुआ, कई डिग्री घुमा, इस के में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो धारा का मान क्या होता है, निकल जाता है। इस तरह से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस कुंडली में बहने वाली जो धारा आई होती है वह जो है फास्फोग्राम की पत्ती में जो ऐंठन होता है उसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। या कह सकते हैं जितना ही अधिक ऐंठन होगा उसमें उतना ही अधिक करंट फ्लो करेगी। तो नोट कर लीजिए। अतः कुंडली में बहने वाली धारा कमानी, इसको कमानी भी बोलते हैं, कमानी में ऐंठन के अनुक्रमानुपाती होती है। कुंडली में बहने वाली धारा आई कमानी में, कमानी या पत्ती दोनों में से जो भी चाहिए वो लिखिए, कमानी या पत्ती में ऐंठन फाई की अनुक्रमानुपाती होती है। कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं, इसी गुण के आधार पर, इसी गुण के आधार पर व्हीट, स्टोन ब्रिज में इसका उपयोग किया जाता है।